हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने डिस्कस करना है वन स्टेप ग्रोथ कर्व ऑफ द वायरसेस। लेकिन आज वीडियो देखने से पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। सो प्रॉमिस यू विल बी लाइकिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज जो हमने अपनी वीडियो में सीखना है वो है वन स्टेप ग्रोथ कर्व इन केस ऑफ द वायरसेस। तो हम इसको बिल्कुल ही सिंपल से वर्ड्स में, एक सिंपल से कंसेप्ट में सीखेंगे। तो वन स्टेप ग्रोथ कर्व एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हमारा एलिस डेलबर्ट ने किया था इन 1930s। तो अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो दिस ग्रोथ एक्सपेरिमेंट इंक्लूड्स 4 स्टेप। फर्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज द डाइल्यूशन, थर्ड इज द सैंपल कलेक्शन एंड फोर्थ इज द एसे। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि एक फेज पार्टिकल एक कल्चर पार्टिकल या होस्ट पार्टिकल पर एब्जॉर्ब होता है, अपना जीनोम उसमें ट्रांसफ़र करता है। नंबर 2, साइंटिस्ट ने जब एब्जॉर्प्शन हो गई, एक वायरस ने एक होस्ट के ऊपर एब्जॉर्प्शन कर दी, तो फिर जो है सेकंड हमारा जो स्टेप है वो है डाइल्यूशन, ताकि जो हमारे एक्स्ट्रा वायरसेस है जिन्होंने इन्फेक्शन नहीं किया वो रिमूव आउट हो जाएं। ठीक है, फिर जब एब्जॉर्प्शन होगी हमारी, डाइल्यूशन होगी, थर्ड पे हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, एब्जॉर्प्शन और डाइल्यूशन के बाद डिफरेंट टाइम इंटरवल यानी 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, इस तरह से डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हम उस सैंपल को जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन हुई है उसको कलेक्ट करेंगे और फिर उसको अगेंस्ट द प्लेग और टाइम एक ग्राफ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम पहले एक जर्नल सा ग्राफ देखें तो ये फर्स्ट केस है जिसमें कि सारे सेल्स, एक कल्चर था उसमें जितने भी सेल्स थे सब में जो थी एब्जॉर्प्शन हुई, डाइल्यूशन हुई, यानी सब सेल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। तो सब सेल इन्फेक्टेड हैं तो उसका हम अगर देखें ग्राफ अगेंस्ट द PFU एंड द टाइम, तो वो हमारा कुछ इस तरह का आता है। सबसे पहले हमारा, आपको पता है जब इसके अंदर जीनोम किया तो जीनोम ने होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी पर कब्जा कर लिया। अब हमने असेंबली वाली वीडियो में पढ़ा था कि जब न्यू वायरसेस असेंबल हो रहे होते हैं होस्ट के अंदर, तो ये नहीं कि एक साथ ही जो है वो पूरा वायरस बन जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले ऐसा होगा कि पहले जो है वायरस का हेड बनेगा, उसकी अलग से टेल बनेगी, उसके नीचे जो फाइबर्स हैं वो बनेंगे स्पेसिफिक प्रोटीन्स के ज़रिए, और एंड पे वो तीनों पार्ट्स असेंबल होंगे। तो एक्लिप्स पीरियड एक्चुअली वो पीरियड है जब हमारे होस्ट के अंदर वायरस के पार्ट्स बन रहे हैं, हेड बन रहा है, टेल बन रही है, फाइबर बन रहे हैं। ठीक है, तो जब पार्ट्स बन रहे हैं तब हमारे सेल में कोई इन्फेक्शन नहीं आया। ठीक है, तो ये वाला टाइम जबकि होस्ट के अंदर वायरस के पार्ट्स बन रहे हैं, अभी वायरसेस असेंबल नहीं हुए, दूसरे वर्ड में अभी कोई इन्फेक्शन नहीं आया, इसका मतलब है कि कोई प्लेग नहीं बना। और ये स्ट्रेट लाइन हमें शो कर रही है कि दिस इज़ द एक्लिप्स पीरियड एंड इट इज़ एक्चुअली द नॉन इन्फेक्शियस पीरियड। ठीक है, एक बार हमारे सारे पार्ट्स बन गए, वो असेंबल हो गए, न्यू वायरसेस बन गए, तो हमारी ये जो होस्ट सेल है ये बर्स्ट हो जाएगा और अंदर से बहुत से वायरसेस निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेकेंड फेज़ है जब वायरसेस जो हैं वो सेल के अंदर से रिलीज़ आउट हो रहे हैं, इसे हम बर्स्ट पीरियड या राइज पीरियड कहते हैं। ठीक है, और एंड पे जब सारे वायरसेस निकल आए, उन्होंने दूसरे होस्ट को जो थे वो इन्फेक्ट करने लग गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास होस्ट ही ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे पास होस्ट ख़त्म हो गए हैं तो वायरस किसको जाके इन्फेक्ट करे, किस पे एब्जॉर्ब हो, किसकी डाइल्यूशन हो, तो अब होस्ट ही नहीं रहे हमारे पास। तो फिर एंड पे जो है फिर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि फिर अगेन द नॉन इन्फेक्शियस पीरियड, क्योंकि हमारे सारे होस्ट जो हैं, सारे होस्ट सेल इन्फेक्ट हो चुके हैं और एंड पे हमारा जो ग्राफ है दोबारा स्ट्रेट हो जाएगा। और इस स्ट्रेट लाइन पे जो पीरियड है उसे हम बोलते हैं प्लेट्यू पीरियड। ठीक है, अगेन दिस इज़ द नॉन इन्फेक्शियस पीरियड इन द ग्राफ। उसके बाद अगर हम सपोज करें कि एक कल्चर है उसमें सारे सेल्स इन्फेक्ट नहीं हुए बल्कि हमने कुछ सेल्स को इन्फेक्ट किया है, तो उस केस में अगर हम प्लेग फॉर्मिंग यूनिट और टाइम का एक ग्राफ बनाए तो वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, और इस तरह के हमें जब इस तरह का ग्राफ शो होता है इसको हम कहते हैं, इस पर मल्टीपल बर्स्ट हैं, एक ये बर्स्ट का पार्ट है, एक ये बर्स्ट का पार्ट है, इसी तरह हम ऊपर जाते जाएं तो इसमें मल्टीपल बर्स्ट पीरियड आते हैं। और ये उस केस में आते हैं जब हमारे कल्चर में सारे सेल्स इन्फेक्टेड नहीं हैं बल्कि कुछ सेल्स इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, तो कुछ सेल्स में हमारी सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुई, डाइल्यूशन हुई, हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल पे सैंपल कलेक्ट किया। तो अगेन पहले पार्ट पे जब हमारे होस्ट के अंदर वायरस के पार्ट्स बन रहे हैं, अभी वो असेंबल नहीं हुए, अभी उन्होंने कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं किया, इसे हम बोल रहे हैं एक्लिप्स पीरियड। फिर हमारे वायरस के पार्ट्स असेंबल हो गए, सेल बर्स्ट हो गया, उसमें से वायरसेस बहुत सारे निकलने शुरू हो गए,
तो ये हमारा है राइस पीरियड। अब वो वायरसेस निकल गए, अब वो दूसरे सेल कल्चर्स को, दूसरे जो होस्ट प्रेजेंट हैं और सेल्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर गए, उनको इन्फेक्ट किया, उनके अंदर गए, पार्ट्स बनने शुरू हुए, फिर अभी इन्फेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अगेन एक्लिप्स पीरियड। फिर दूसरा होस्ट सेल में जब सारे वायरसेस असेंबल हो गए, वो बर्स्ट हुआ और वायरसेस निकलने शुरू हो गए, राइस पीरियड। यानी अभी सारे सेल्स इन्फेक्टेड नहीं हुए, जब कुछ सेल इन्फेक्टेड होंगे तो उनमें हम मल्टीपल बर्स्ट पीरियड देखेंगे, ठीक है, कि एक सेल इन्फेक्ट हुआ, उसमें से वायरसेस बर्स्ट होकर रिलीज़ हो गए, दूसरा सेल इन्फेक्ट हुआ, पहले एक्लिप्स पीरियड, फिर दोबारा सेल्स बर्स्ट होकर रिलीज़ हो गए और एंड पे जब सब सेल्स इन्फेक्ट हो गए थोड़े थोड़े करके, तो हमारा एंड पे प्लेट्यू पीरियड आ जाता है। अगर हम इस केस में एक एग्जांपल लें एडिनो वायरस की, कि एडिनो वायरस जब किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इसमें हमने दो ये स्लोप्स बनाए हैं, एक इंट्रा सेलुलर के लिए, एक एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए। इस ग्राफ से हमें एक बात पता लग रही है कि जब 16 आवर्स गुजर जाएंगे इन्फेक्शन को, तो 16 आवर्स तक कोई भी वायरस बाहर नहीं निकला, कोई भी वायरस एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है। 16 आवर्स गुजरने के बाद फिर हमारे वायरसेस रिलीज़ होना शुरू हो रहे हैं इन केस ऑफ एडिनो वायरस, ठीक है। अब अगर हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें तो वही, अगर हम इंट्रा सेलुलर की बात करें, जब डाइल्यूशन एड्जॉर्प्शन होगी फर्स्ट स्टेप पर, सेकेंड स्टेप पर डाइल्यूशन होगी। अब सबसे पहले हमारा एक्लिप्स पीरियड है, वही जिस तरह हमने सीखा कि इस पीरियड में हमारे होस्ट के अंदर पार्ट्स बन रहे हैं, हेड बन रहा है, टेल बन रही है, जो भी पार्ट्स हैं वो बन रही हैं, लेकिन अभी वो असेंबल नहीं हुए, जिसकी वजह से अभी कोई इन्फेक्शन शो नहीं हो रहा है। इसको हम कह रही हैं एक्लिप्स पीरियड। एक बार वो असेंबल हो गए हैं, ठीक है, सारे वायरसेस असेंबल हो गए हैं, लेकिन अभी वो सेल्स से बाहर नहीं निकले, अभी वो बर्स्ट होकर सेल्स से बाहर नहीं निकले, लेकिन वो असेंबल हो गए हैं, वो बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो इस पीरियड को, ये जो टाइम इंटरवल हमारे पास आ जाता है, इसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। इसको मैंने जस्ट एल से रिप्रेजेंट किया। तो आप लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस याद रखने के, एक्लिप्स पीरियड में हमारे पास वायरस के पार्ट्स बन रहे हैं, वो असेंबल नहीं हुए, इसलिए ये पीरियड एक्चुअली नॉन इन्फेक्शियस है। जबकि लेटेंट में हमारा इन्फेक्शन अभी सेल के अंदर ही है, क्योंकि जो असेंबली है, वायरसेस जो बने हैं वो भी सेल के अंदर ही मौजूद है, अगरचे असेंबल हो चुके हैं, लेकिन 16 आवर्स तक वो बाहर नहीं निकले, सेल बर्स्ट नहीं हुआ, ठीक है। फिर अगला पीरियड वही सेम जिस तरह हमने पिछले केसेस में पढ़ा कि सेल एक बार बर्स्ट हो गया, वायरसेस बाहर निकलने लग गए, तो उसको हमने कहा बर्स्ट पीरियड या राइस पीरियड। और एंड पे जब होस्ट सेल ही ख़त्म हो गए, अब कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो उसको हम कहेंगे प्लेट्यू पीरियड, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने एक बार इंट्रा सेलुलर पढ़ लिया, 16 आवर्स गुजर गए, उसके बाद हम अगर एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखना चाहें कि कितने सेल्स हैं कितने घंटों बाद, तो उस बात से हमें एक यहाँ से बात पता लगती है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सेल 16 आवर्स के बाद आना शुरू हुए और उसके बाद वो बढ़ते गए, ठीक है। तो इस तरीके से एडिनो वायरस के केस में हमने दो स्लोप्स पढ़े और लेटेंट, एक्लिप्स, बर्स्ट और प्लेट्यू, चार जो थे हमने वो फेसेस पढ़े या चार टाइम पीरियड्स पढ़े। तो ये थी हमारी एडिनो वायरस की एग्जाम्पल। अच्छा, अगर हम वायरस ग्रोथ कर्व बनाते हैं ना, तो उसमें लाजमी पहले एक्लिप्स पीरियड आता है। इसकी वजह यह है कि वायरसेस हमेशा ही असेंबली ऑफ डिफरेंट पार्ट्स से बनती है, यानी पहले उसके पार्ट्स बनते हैं और फिर वो असेंबल हो के पूरा वायरस बनाते हैं, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असेंबली वाली वीडियो का भी लिंक डाल रही हूँ, अगर आप उसको देख के आएंगे तो फिर आपको ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। उस वीडियो में असेंबली की पूरी डिटेल बताई गई है, ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करें, तो बैक्टीरिया जब डिवाइड होते हैं, बैक्टीरिया एक्चुअली बाइनरी फिशर से डिवाइड होते हैं, 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। तो इसमें कोई इस तरह की बात इन्वॉल्व नहीं है कि पहले पार्ट्स बने और फिर वो पार्ट्स असेंबल हो के एक नया बैक्टीरिया बनाए। ये बात सिर्फ वायरसेस में है। इसीलिए जब हम बैक्टीरिया ग्रोथ बनाते हैं, ग्रोथ कर्व बनाते हैं, उसमें कोई एक्लिप्स पीरियड नहीं आ रहा, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं आ रही, बल्कि डायरेक्ट जो है वो बैक्टीरिया जो है वो टाइम के साथ साथ उनका नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। नो असेंबली, नो एक्लिप्स, ठीक है। उसके बाद हमारी एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ MOI, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है कि आपको 100% इन्फेक्शन करने के लिए कितने सेल्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप ये, जिस तरह मैंने कैलकुलेशन किया, अगर आप कहें कि हमारे 10⁻6 सेल्स थे और हमने उसके ऊपर 10⁻7 वायरसेस बम्बार्ड कर दिए, उनका अटैक कर दिया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 और हम कहेंगे हमारी मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन 10 है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन 10 होने का ये मतलब नहीं है कि एक सेल के अंदर 10 वायरसेस जा रही हैं, ठीक है, बल्कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जितने इन्फेक्शियस पार्टिकल हम सेल को दे रहे हैं, ये नहीं कि सेल रिसीव कर रहा है, जितने हम डाल रहे हैं, जितने अभी प्रोवाइड हुए हैं वो 10 है।
इसके एग्जांपल आप इस तरीके से समझें कि MOI-10 जिस तरह आप फर्ज करें कि एक रूम है, उसमें 100 बकेट्स हैं और 100 बॉल्स हैं, और आप एक साथ 100 बॉल्स को फेंकें तो बहुत कम चांसेस हैं कि हर एक वायरस में एक बॉल जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ बॉल्स बाहर गिर जाएं, हो सकता है एक बकेट में 2 बॉल चले जाएं, किसी बकेट में 3 बॉल चले जाएं। तो इसीलिए MOI जब हम निकालते हैं तो जो आंसर आता है, हम ये नहीं कहते कि एक सेल को 10 वायरसेस इन्फेक्ट करें, क्योंकि पॉसिबल है कि कोई वायरस अनइन्फेक्टेड चला जाए, या किसी सेल में 2 वायरसेस अटैक करें, किसी सेल में 3 वायरसेस अटैक करें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी बकेट्स में किसी बकेट में 2 बॉल गए, किसी बकेट में 3 बॉल गए और कोई बॉल बाहर ही गिर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। और ये जो इन्फेक्शन है ये जस्ट इट इज़ बेस्ड ऑन द रैंडम कोलोजन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक बात पढ़ी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन का ये मतलब नहीं है कि एक सेल कितने वायरसेस रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये बात निकालना चाहें कि एक सेल जो है, एक बैक्टीरियल सेल कितने वायरसेस रिसीव कर रहा है, उसके अंदर कितने वायरसेस आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन का ये मतलब था कि कितने इन्फेक्शियस पार्टिकल्स डाले गए थे। फॉर एग्जांपल MOI इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक सेल के लिए हमें जो है वो 10 वायरसेस ही चाहिए इन्फेक्शन के लिए, या फिर 10 सेल्स के लिए हमें 10 वायरसेस ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ वायरसेस अनइन्फेक्टेड जाएंगे, कुछ सेल्स को 2 सेल इन्फेक्ट करेंगे। ये हमारा जो है इट विल बी बेस्ड ऑन द रैंडम कोलोजन। लेकिन अगर हम प्रिसाइज कैलकुलेशन करना चाहें कि एक सेल को इन्फेक्शन के लिए कितने वायरसेस पार्टिकल चाहिए, तो इसके लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ते हैं। इसका हम बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यानी हम इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है PK इज़ इक्वल टू e⁻⁻m_k/k फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो है वो साइन है। ठीक है, PK का मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ द सेल्स इन्फेक्टेड बाय K नंबर ऑफ द वायरसेस। यानी फ़र्ज़ करें कि एक वायरस है तो एक वायरसेस कितने सेल्स को इन्फेक्ट करे, या 10 सेल्स हैं, 10 होस्ट सेल्स है, तो 10 होस्ट सेल को इन्फेक्शन के लिए कितने वायरसेस चाहिए, K नंबर ऑफ वायरस। ठीक है, K जो है वो नंबर ऑफ वायरसेस है और P जो है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स है यानी होस्ट। ठीक है, M यहाँ पे जो है वो MOI यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन है, और K हमारे पास वही जो है नंबर ऑफ वायरस जो इधर भी है और इधर भी है। अब हम इसकी 3 तरह से एग्जांपल्स ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक सेल है, उसको किसी भी वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया। ठीक है, हम निकालना चाहते हैं कि कितने सेल्स हैं जिनको 0 नंबर ऑफ वायरसेस ने इन्फेक्ट किया है। ठीक है, और वी वांट टू फाइंड द अनइन्फेक्टेड सेल, तो P0 यानी नंबर ऑफ सेल्स विच आर इन्फेक्टेड बाय 0 वायरसेस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अनइन्फेक्टेड सेल्स इज़ इक्वल टू e⁻⁻1 ऐसे ही आ गया। m⁻k था, k की जगह 0 डाल दिया क्योंकि 0 वायरसेस है, ओवर k की जगह फिर 0 डाल दिया, इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास e⁻⁻m आया। इसका मतलब है इस फार्मूले से हम वो नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं जो अनइन्फेक्टेड हैं, जिन पे किसी वायरस ने अटैक नहीं किया, क्योंकि k इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड केस में अगर हम निकालना चाहें कि जी कितने सेल्स ऐसे हैं जिनको एक वायरस ने इन्फेक्ट किया, दूसरे वर्ष में K1 है। ठीक है, यानी एक वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो हम ये निकालने के लिए e⁻⁻m की पावर K थी, K की जगह 1 आ गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में K था, K की जगह अगेन 1 आ गया, तो हमारे पास आया m e⁻⁻m। ये फॉर्मूला इस चीज़ के लिए कि हम निकालेंगे कि कितने सेल्स जो हैं वो एक पार्टिकल या एक वायरस रिसीव कर रहे हैं, दे आर इन्फेक्टेड बाय 1 वायरस। और अगर हम ये निकालना चाहें कि कौन से सेल्स ऐसे हैं, कितने सेल्स ऐसे हैं जो कि मोर देन 1 वायरसेस रिसीव कर रहे हैं या उन पे मोर देन 1 वायरसेस अटैक कर रहे हैं, तो इसके लिए ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1, किसी भी चीज़ की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 माइनस ये जो दोनों हमने निकाले, यानी ये है कि नंबर ऑफ सेल्स विच आर अनइन्फेक्टेड एंड नंबर ऑफ सेल्स विच आर रिसीविंग 1 पार्टिकल, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा हमारे पास, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको हमने टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 है उसमें से माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज़ द सेल्स दैट आर मल्टीपली इन्फेक्टेड और द नंबर ऑफ द होस्ट सेल दैट आर रिसीविंग मोर देन 1 वायरस पार्टिकल्स। ठीक है,
तो ये चीज़ निकालने के लिए हमने सीखा कि अगर तो हम निकालना चाह रहे हैं कि एक होस्ट सेल कितने वायरसेस रिसीव कर रहा है, उसे इन्फेक्शन के लिए कितने वायरसेस चाहिए, ठीक है, अब कितने वायरसेस रिसीव कर रहा है, उसके लिए हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा और हमने 0, 1 और ग्रेटर देन 1 वैल्यू के लिए हमने सारे फार्मूलाज भी निकालना सीखे, ठीक है। तो ये था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ऑन द अदर हैंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन में ये बात कन्फर्म नहीं थी, इतनी प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी कि एक सेल कितने वायरसेस रिसीव करें। उसमें जस्ट हमने ये बात पढ़ी कि हम कितने वायरसेस को बम्बार्ड करें, कितने वायरसेस को अटैक करें। ये ज़रूरी नहीं है कि एक सेल के अंदर इतने ही वायरसेस जाएँ। जैसे MOI 10 है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बकेट में, जिस तरह 10 बकेट्स हैं तो हर बकेट में एक ही बॉल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको प्रिसाइज हमने कैलकुलेशन करने के लिए MOI को ही यूज़ करते हुए, विच आर द नंबर ऑफ द इन्फेक्शियस सेल्स एडेड, MOI को यूज़ करते हुए हमने निकाला कि एक सेल को इन्फेक्शियस के लिए कितने इन्फेक्शन होने के लिए या एक सेल को इन्फेक्टेड होने के लिए कितने वायरस पार्टिकल की ज़रूरत थी, या फिर कितने वायरल पार्टिकल्स ने एक सेल को इन्फेक्ट किया, ठीक है। और कितने जो थे सेल्स 0 वायरसेस से इन्फेक्ट हुए, कितने सेल्स जो थे 1 वायरस से इन्फेक्ट हुए, कितने वायरसेस जो थे वो कितने सेल्स जो थे वो मोर देन 1 वायरस पार्टिकल से इन्फेक्ट हुए। तो यह बड़ा ही सिंपल सा हमारा कंसेप्ट था वायरल ग्रोथ कर्व्स का और मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन का और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। अब वीडियो ख़त्म हो गई है तो काइंडली अपना प्रॉमिस पूरा कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, इसके नीचे कमेंट कर दें, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें। बाय।